नाउ वी हैव पार्ट 4 और पार्ट 3 के बाद जब आप पार्ट 4 पे आएंगे तो ये आपको निस्बतन आसान लगेगा। और अगर आप को पार्ट 3 मुश्किल लगता है तो याद रखें पार्ट 3 जो है दैट इज़ द जान ऑफ आइल्स। जान ऑफ आइल्स का मतलब है कि आइल्स में जो सबसे मेन जहाँ पे आपकी एडवांस लेवल की इंग्लिश चेक होती है वो पार्ट 3 है। पार्ट 1 सोशल है, पार्ट 2 भी सोशल है। सोशल आपके देखें ना, म्यूजियम्स की बात की, पार्ट 1 में वो जॉब से रेलिवेंट बात की, लेकिन पार्ट 3 एजुकेशनल है। पार्ट 3 में स्टूडेंट्स थे और उन्होंने एक मूवी देखी, वीडियो देखी थी ऑरिगेमी पे, उस पर बात कर रहे थे। अब पार्ट 4 जो है वो भी एजुकेशनल है। पार्ट 4 में क्या होता है, देयर इज़ अ लेक्चर, इसको कहते हैं पार्ट ऑफ अ लेक्चर, कि लेक्चर का एक पार्ट दिया होगा, उसमें आपने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखना है। ठीक है, अब देखते हैं राइट वन वर्ड ओनली। जो स्टैंडर्ड टेस्ट्स हैं उसमें पार्ट 4 में वन वर्ड ओनली आता है, और जो स्टैंडर्ड टेस्ट्स हैं उसमें पार्ट 1 में वन वर्ड एंड और अ नंबर। तो ये सिमिलैरिटी है पार्ट 1 और पार्ट 4 में, कि यहाँ पे आपने सिर्फ एक वर्ड का आंसर लिखना है। और अभी आप देखेंगे वो एक वर्ड भी बड़ा सिंपल सा वर्ड होगा, मतलब बिल्कुल भी मुश्किल वर्ड नहीं होगा। आप कहें जी मेरी इतनी वोकैबुलरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स गो ऑन। विक्टर ह्यूगो। अब आपको अगर तो पता है विक्टर ह्यूगो कौन है तो सही है, अगर नहीं पता तो आपको ऑडियो में वो बताएंगे। खुद से अंदाजे नहीं लगाने कि वो चार्ल्स का कज़न होगा, डायना का जो ना मामू का बेटा है विक्टर ह्यूगो, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो या फिर और भी ऐसा तो करें विक्टर, विक्ट्री से विक्टर, ह्यूगो बेग ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे विक्टर ह्यूगो क्या है, सुने। Part 4. You will hear a literature student giving a talk about Victor Hugo, a famous 19th century French writer. A famous 19th century French writer. तो विक्टर ह्यूगो फेमस 19th century French राइटर है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको बताएंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बात करेंगे, विक्टर ह्यूगो राइटर है, हिज नॉवल, और ये फ्रेंच में वर्ड लिखा हुआ है ले मिज़ेराब्ल, जो भी आप इसे पढ़ें, लेस मिजरेबल एंड ऑल दैट। अच्छा, आगे देखें, थिएटर एंड सिनेमा का वर्ड है। जिस ऑप्शन में या जो आपका जो बुलेट पॉइंट है जिसमें क्वेश्चन नहीं है उसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसमें आपने एक वर्ड, जो वर्ड ऑडियो में आए तो आपको पता चल जाए, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। अब यहाँ पे हमने सिनेमा का वर्ड अंडरलाइन कर लिया। अब जब ऑडियो में वो सिनेमा बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑडियो यहाँ तक पहुँच गई है। पार्ट 4 में ऑडियो को ट्रैक करना इंतहाई ज़रूरी है। पता है क्यों? पार्ट 1 में होता है डायलॉग, ये किसने बोला है, किसने बोला है, किसने बोला है, किसने बोला, तो दरमियान में जो एक सीक्वेंस होता है ना बातचीत का, वो टूटता रहता है। लेकिन पार्ट 4 में होता है लेक्चर, एक ही बंदा बोल रहा है, फिर वो बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, फिर नहीं रुकेगा वो। ठीक है, तो पार्ट 4 में ऑडियो अगर हाथ से निकल गई, यानी आप ऑडियो से आगे या ऑडियो आपसे आगे, तो फिर एक दो क्वेश्चंस आपके वैसे ही मिस हो जाएंगे। तो ये जो वर्ड्स है ना, जैसे सिनेमा का वर्ड, ये ऑडियो को कैच करने में आपकी हेल्प करेगा। आगे, वी नो मोर अबाउट इट्स। अब हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? नॉवल की। नॉवल का नाम है ले मिजरेबल्स। ठीक है, अब पहले उसने बोला इट हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर थिएटर एंड सिनेमा, कि जो नॉवल है ये इसको इन्होंने थिएटर में भी, ड्रामा भी लगा चुके हैं और इस पर मूवी भी बन चुकी है। जो अडेप्टेड का वर्ड है ना, अडेप्ट, जैसे नहीं हमारे पास ये मशहूर ब्रिटिश नॉवल है हैरी पॉटर, हैरी पॉटर भी अडेप्टेड है। अडेप्टेड का क्या मतलब है? पहले मूवी थी और मूवी के बाद अडेप्टेड, पहले इसकी बुक थी, नॉवल था, सो इट वॉज अडेप्टेड इन टू अ मूवी, और वो जो मूवीज हैं हैरी पॉटर की। सो वी नो मोर अबाउट इट्स ओवरऑल। अब इट्स का मतलब है नॉवल का, कौन सी चीज़ है जो नॉवल की हम जानते हैं। आगे दिया हुआ है ओवरऑल। अब ओवरऑल का सिनोनिम आएगा ऑडियो में, ओवरऑल, और उसके बाद आएगा आंसर। देन अबाउट द ऑथर, के ऑथर के बारे में हमें इतना नहीं पता, लेकिन हमें नॉवल का जो ओवरऑल, फॉर एग्जाम्पल आंसर है जी थीम, THEME, थीम। ठीक है, अब वो अगर ये कहते हैं वी नो अबाउट द थीम ऑफ द नॉवल मोर देन द राइटर, कि राइटर का इतना नहीं पता, थीम का पता है। अब फोकस करें जरा, ऑथर के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, नॉवल की कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, और ओवरऑल का वर्ड। Part 4. You will hear a literature student giving a talk about Victor Hugo, a famous 19th century French writer. The person I've chosen to talk about is the French writer Victor Hugo. Many people have heard of him because his novel, Les Miserables, which he wrote in 1862, is famous around the world.
It became a stage musical in the 1980s, and a film version was also released in 2012. So some of us, I'm sure, have a pretty general idea of the plot, but we know much less about the author. General idea about the plot. अब general की जगह पे word आ गया overall. General idea about the plot, it's overall plot. और नॉवल का प्लॉट क्या होता है? ये वो प्लॉट नहीं जो कहते हैं 10 मरले का लेना है कि 15 का. ये प्लॉट है नॉवल का. नॉवल का प्लॉट क्या होता है कि कौन से करेक्टर्स हैं या मेन स्टोरी क्या है उस नॉवल की. दैट्स व्हाट वी कॉल प्लॉट. ठीक है, इसको दोबारा सुने यहां से. Part 4. 1862 is musical in the 1980s, and a film version was also ओके, सिनेमा की जगह पे उसने बोल दिया फिल्म वर्जन. अब अलर्ट हो, अब आपका आंसर आना है. released in 2012. So some of us, I'm sure, have a pretty general idea of the plot. Some of us have pretty general idea of the plot. कि प्लॉट के बारे में हमें जनरल आइडिया होगा किसके? नॉवल के. But we know much less about the author. But we know much less about the author. क्या मतलब है? हम प्लॉट के बारे में ज्यादा जानते हैं, ऑथर के बारे में कम जानते हैं. So answer is plot. ओके, हिज अर्ली करियर. अब पेरिस की बात होगी, आगे रोमांटिक मूवमेंट को अंडरलाइन कर लें ताकि ऑडियो में जब वो बोले ना रोमांटिक मूवमेंट तो ऑडियो यहाँ पे पहुँच गई. ही स्पोक पब्लिकली अबाउट सोशल इश्यूज. अब जरा देखें, सोशल इश्यूज के बाद लिखा हुआ है सच एज. सच एज का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, कि ये सोशल इशू कौन सा है. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं ना, तो सोशल इशू कौन सा है. और आगे दिया हुआ है एंड एजुकेशन. तो वो दो सोशल इश्यूज पे बोला, एक है एजुकेशन और दूसरा वो हमें ऑडियो में बताएंगे. ठीक है, और जो सच एज है इसकी जगह पे आ सकता है फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, लाइक, राइट. और आंसर आपका जो है एजुकेशन के साथ आएगा. Today, I'm going to provide a little more insight into this talented man, and I'm going to talk particularly about the home he had on the island of Guernsey in the British Channel Islands. But first, his early career. As I've said, he was a writer. He was at the height of his career in Paris, and he was very highly regarded by his colleagues. As far as literature was concerned, he was the leading figure of the Romantic movement. However, as well as being a literary genius, he also gave many speeches about issues like the level of poverty in his society. He felt very strongly about this and about other areas where change was needed, like education. Okay, poverty and other areas like education. How do you spell poverty? Poverty, poverty. Well done. Okay, let's go on. अच्छा, इसके बाद क्या होगा? एग्जाइल की जब बात होगी तो वहाँ से हमने थोड़ा अलर्ट होना है. व्हेन दे टॉक अबाउट हिज एग्जाइल, एग्जाइल कहते हैं जिलावतन कर देना, मुल्क से निकाल देना. जैसे हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो है ना खुद ही से एग्जाइल होकर दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमने नहीं आना. ये बच्चा नाराज़ होकर कहता है अम्मी मैं घर नहीं आना. तो लाइक दैट. अच्छा, एग्जाइल. विक्टर ह्यूगो हैड टू लिव एल्सवेयर इन. अब जरा सुनिएगा, एल्सवेयर इन का मतलब है कि विक्टर ह्यूगो को जहां पे रहना पड़ा उस जगह की लोकेशन क्या है. एल्सवेयर की जगह पे आ सकता है समवेयर. फॉर एग्जाम्पल अगर कहते हैं विक्टर ह्यूगो हैड टू लिव एल्सवेयर इन जर्मनी, कि उसको जर्मनी के किसी इलाके में रहना पड़ा. विक्टर ह्यूगो हैड टू लिव समवेयर इन एशिया, कि उसे एशिया के किसी कंट्री में रहना पड़ा. तो इन का मतलब है लोकेशन, जहाँ पे उसको, यानी वो बेसिकली कहाँ से था? फ्रांस से था. तो जहाँ पे उसको जाके रहना पड़ा उस कंट्री का नाम या उस कॉन्टिनेंट का नाम या उस सिटी का नाम या जगह का नाम क्या होगा? This kind of outspoken criticism was not well liked by the rulers of France, and eventually the Emperor, Napoleon III, told Victor Hugo to leave Paris and not return. In other words, he sent him into exile. So, Victor Hugo was forced to reside in other parts of Europe. Forced to reside. अब जरा देखें, live की जगह पे वर्ड आ गया reside, और elsewhere की जगह पे आ गया other parts. एंड आंसर क्या होगा?
यूरोप, वेल डन, यूरोप, UROEUROPE, वेल डन, ठीक हो गया. लिव की जगह पे रिजाइड और एल्सवेयर की जगह पे अदर पार्ट्स. इसको दोबारा सुन लीजिएगा एक दफा. This kind of outspoken criticism was not well liked by the rulers of France and of Paris and not return. In other words, he sent him into exile. So, Victor Hugo was forced to reside in other parts of Europe. Okay, Victor Hugo was forced to reside. Forced to reside की जगह पे क्या had to live. And other parts की जगह पे elsewhere, and answer is Europe. Question number 34. He used his income from the sale of some. अब उसने कौन सी चीज बेच के अपनी इनकम को यूज किया? राइट, ही हैड रिटन, जो उसने लिखी थी. अब ऑथर जो है वो टमाटर तो नहीं बेचेगा ना, मतलब अपनी कोई बुक बेचेगा, कोई नॉवल बेचेगा एंड ऑल दैट, ठीक है. सो ही यूज्ड हिज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सम डैश ही हैड रिटन टू बाय अ हाउस इन ग्वेंजी. ओके, लेट्स सी. अब देखना क्या है कि जो उसने इनकम प्रोड्यूस की क्या चीज़ बेच के की, कि ऑथर के तौर पे उसने क्या कि न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखे, वहाँ से पैसे मिले तो उसने घर खरीदा, और वो पैसों से उसने घर खरीदा. तो घर खरीदने के पैसों की जो इनकम थी वो उसने कहाँ से जनरेट की? Guernsey was actually his third place of exile, and he landed there in 1855. He produced a lot while on Guernsey, including Les Miserables, and to do this, he had to spend a great deal of time in the home that he had there. This was a property that he bought using the money he'd made in France from the publication of a collection of his poetry. It was the only property From the publication of the collection of his poetry. तो पैसे कहाँ से आए? Sale of some poetry. Answer is poetry. ये last part in the home that he had there. This was a property that he bought using the money he'd Okay, this was the property that he bought using the money. पैसा कहाँ से आया? made in France from the publication of a collection of his poetry. Publication of collection and poetry. अब पता होगा क्या? जिसको नहीं समझ आई वो लिखेगा publication, जिसको और नहीं समझ आई वो लिखेगा collection, और जिसको सही समझ आई वो लिखेगा पोइट्री. इस तरह ये करते हैं कि एक राइट आंसर के साथ दो तीन. अब जिसको तो समझ नहीं ना आ रही उसके नज़दीक पब्लिकेशन कलेक्शन कोई बात नहीं है, ठीक है, दैट्स रैट. ओके, सो आंसर इज पोइट्री, और सम की जगह पे आ गया कलेक्शन ऑफ, एंड देन देयर इज पोइट्री. क्वेश्चन नंबर 35. हिज हाउस ऑन ग्वेंसे. क्या कहते हैं ग्वेंसे के घर के बारे में? विक्टर ह्यूगो लिव. अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सिर्फ यहाँ पे एम्पायर इन फ्रांस को अंडरलाइन कर लें. जब एम्पायर. नाउ वी गॉट क्वेश्चन नंबर 34. ही यूज्ड हिज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सम. अब कोई चीज़ बेच के उसने पैसे कमाए. हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑथर की. तो ऑथर बेचारा क्या करेगा? इतनी कहीं उसने गाय बेच के पैसे कमाए, नॉवल बेच दिया, कोई उसने और इस तरह का आर्टिकल लिखा वो बेच दिया. तो क्या है क्वेश्चन हमारा? ही यूज्ड हिज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सम डैश ही हैड रिटन. अब वो चीज़ उसने लिखी थी, हो सकता है कोई नॉवल लिखा, उसकी इनकम से उसने पैसे कमाए. टू बाय अ हाउस, और उन पैसों से उसने क्या खरीदा? घर खरीदा. तो जिस चीज़ को बेच के उसने पैसे कमाए, दैट विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. Guernsey was actually his third place of exile, and he landed there in 1855. He produced a lot while on Guernsey, including Les Miserables, and to do this, he had to spend a great deal of time in the home that he had there. This was a property that he bought using the money he'd made in France from the publication of a collection of his poetry. Publication of collection of his poetry, exactly. So, some poetry. It was the only property he ever owned, and he was very proud of it. Okay, ठीक हो गया? Poetry is the answer. Okay, next his house. Empire in France का word underline कर ले, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं है तो हमने इसको फॉलो करना है. नेक्स्ट, द ग्राउंड फ्लोर कंटेन्स पोर्ट्रेट्स. इसके बाद है कॉमा, और कॉमा के बाद है ब्लैंक, और फिर है एंड टेप्स्ट्रीज. टेप्स्ट्रीज के दरमियान, टेप्स्ट्रीज और पोर्ट्रेट्स के दरमियान में वर्ड आएगा.
दैट विल बी योर आंसर. अच्छा, अब जो कॉमा है ना, बाज़ वक़्त कॉमा की जगह पे वर्ड यूज़ करते हैं एंड. यहाँ पे कॉमा को अंडरलाइन करें और लिखें अलॉन्ग विद पोर्ट्रेट्स, अलॉन्ग विद स्कल्पचर्स. आंसर क्या होगा? स्कल्पचर्स. पोर्ट्रेट्स अलॉन्ग विद पेंटिंग्स. आंसर क्या होगा? पेंटिंग्स. तो पोर्ट्रेट्स के बाद अलॉन्ग विद, यानी कॉमा को रिप्लेस किससे किया? अलॉन्ग विद से. The property Victor Hugo bought on Guernsey was a large 5-story house in the capital town of St. Peter Port, and he lived there for 15 years, returning to France in 1870 when Napoleon's empire collapsed. He decorated and furnished each level or floor of the house in unique and wonderful ways, and many people consider the inside of the house to be a work of art. Today, it's a museum that attracts 200,000 visitors a year. He lived in the house with his family, and portraits of its members still hang in rooms on the ground floor, along with drawings that he did during... Okay, portraits are still hanging along with drawings. समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा? Drawings. his travels that he felt were important to him. In other ground floor rooms, there are huge tapestries. Tapestries बाद में आ गया. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36. He bought cheap. अब cheap का वर्ड अंडरलाइन करें. और आमतौर पे cheap के लिए वर्ड यूज करते हैं inexpensive, या फिर यूज करते हैं not expensive, या फिर यूज करते हैं economical, affordable. Made of wood. अब उसने कोई सस्ती लकड़ी की बनी हुई चीज खरीदी. Made of wood को अंडरलाइन करें और यहां पे लिखें wooden. वुडन. फर्ज करें आंसर आता है आपका टेबल. ठीक है, चीप टेबल मेड ऑफ वुड. तो क्या आएगा? इनएक्सपेंसिव वुडन टेबल. इनएक्सपेंसिव वुडन टेबल का मतलब यही होगा. अब ऑडियो को सुने. The walls are covered in dark wood paneling that Victor Hugo created himself using wooden furniture that he bought in the market. Using wooden furniture that he bought in the market. अब चीप का वर्ड क्या है? The items were relatively inexpensive. The items were relatively inexpensive. आंसर क्या होगा? Furniture. ठीक है, ये वाला पार्ट दोबारा सुनिए. Dark wood paneling that Victor Hugo created himself using wooden furniture that he bought in the market. The items were relatively inexpensive. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएं. First floor consists of furnished areas with wallpaper and. अब wallpaper का वर्ड आपने गौर से सुनना है. उसके बाद जो अगला वर्ड आएगा वो आपका आंसर होगा. That have a Chinese design. कि चाइनीज डिजाइन के wallpaper और चाइनीज डिजाइन की एक और चीज. अब वो एक और चीज क्या है? Listen and answer. They gave an atmosphere on the lower level that was shadowy and rather solemn. On the next level of the house, there are 2 impressive lounges where he entertained his guests. One lounge has entirely red furnishings, such as sofas and wall coverings, and the other blue. There's a strong Chinese influence in these areas in things like the wallpaper pattern and the lamps, which he would have... Yeah, wallpaper patterns and the lamps. ठीक हो, जिसे टेबल लैम्प कहते हैं, लैम्प्स. ओके, लेट्स गो ऑन. लाइब्रेरी स्टिल कंटेन्स मैनी ऑफ हिज फेवरेट बुक्स. 38. ही रोट इन अ रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस. अब जरा सुने कि एक कमरा जो घर के बिल्कुल सबसे ऊपर है. ही रोट, वहां पे वो लिखा करता था. ही रोट इन अ रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस दैट हैड अ व्यू ऑफ. अब अंडरलाइन करें व्यू ऑफ को. और आम तौर पे ये भी मैं पहले पढ़ चुका हूँ 2-3 किताबों में कैम्ब्रिज की. व्यू ऑफ की जगह पे वर्ड लिखा होगा लुक्स एट. फर्स्ट करें व्यू ऑफ द सी. व्यू ऑफ, चलिए इसको व्यू ऑफ द माउंटेन्स. व्यू ऑफ द माउंटेन्स की जगह पे क्या आएगा? लुक्स एट द माउंटेन. द विंडो लुक्स एट द माउंटेन. क्या मतलब है? खिड़की से आपको माउंटेन्स नजर आते हैं. सो लेट्स सी व्हाट दैट इज. His library, where he left many of his favourite books, forms the hallway to the 3rd floor and was a comfortable area where he could relax and enjoy his afternoons.
And then, at the very top of the house, there's a room called the lookout. Called that because it looks out over the harbour. It looks out over the harbor. तो क्या नजर आता है वहां से? Harbor. Harbor पता है किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे पे जो बंदरगाह होती है, जहाँ पे जहाज आते हैं, जाते हैं, and all that. Harbor. HARBOR अमेरिकन स्पेलिंग है and BOUR ब्रिटिश है, दोनों ही ठीक है. Harbor. ओके, ही एंटरटेन्ड अदर राइटर्स, के दूसरे राइटर्स को बुलाता था, उनको चाय शाय पिलाता था, उनकी महफिलें लगाता था एंड ऑल दैट. देन दे से एज वेल एज पुअर. अब पुअर का वर्ड कि एक तो राइटर्स आते थे, दूसरा गरीब कौन? पुअर व्हाट? ओके, इन हिज हाउस. So, Victor Hugo was a man of many talents, but he was also true to his values. While living in his house on Guernsey, he entertained many other famous writers, but he also invited a large group of local children from the deprived areas of the island. Local children from the deprived areas of the island. तो children क्या थे? Poor. Deprived का मतलब क्या है? Poor. आंसर क्या होगा? Children. ठीक है? Poor की जगह पे deprived areas of the island. कि उस island के जो स्लम्स थी या इस तरह के इलाके थे वहां से. लास्ट, विक्टर ह्यूगोज डैश गेव ऑनरशिप. अब विक्टर ह्यूगो जब मर गया, फॉर एग्जाम्पल विक्टर ह्यूगोज चिल्ड्रन गेव ऑनरशिप, कि उसके बच्चों ने वो घर डोनेट कर दिया. गिव ऑनरशिप का मतलब है मलकियत दे देना. ऑफ द हाउस टू द सिटी ऑफ पेरिस, कि आज से ये घर पेरिस की मलकियत है. मतलब क्या? गवर्नमेंट को दे दिया. ठीक है, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर है, गवर्नमेंट को दे दिया, तो अब वो गवर्नमेंट की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया. अब देखना ये है कि विक्टर ह्यूगस के किसने ये दिया. उसके बच्चों ने तो चिल्ड्रन आएगा, अगर उसकी वाइफ ने तो वाइफ आएगा, अगर उसके दोस्तों ने तो फ्रेंड्स आएगा, अगर उसके किसी अंकल ने जिसके पास ये घर आया तो अंकल आएगा. अब जिसने ये घर डोनेट किया, दैट विल बी योर आंसर. In 1927, the house was owned by his relatives, and they decided to donate it to the city of Paris. Okay, this house was owned by his relatives and they decided to donate it. Relatives की जगह पे word आ गया they, तो आंसर क्या होगा? Relatives. Okay, चलें, thank you.